उपेंद्र नाथ रैना फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। क्या क्या याद करूं मित्रों, आज का हमारा कार्यक्रम अब प्रस्तुत है। आज शुक्रवार है, सायं के 7 बजे हैं और ये कार्यक्रम क्या क्या याद करूं इसी समय उपेंद्र नाथ रैना फेसबुक लाइव कार्यक्रम में प्रसारित होता है। अब आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जैसे कि पहले ही मैंने आपको सूचित किया है कि आज की हमारी विशेष अतिथि हैं वॉशिंगटन डीसी अमेरिका से प्रतिष्ठित कवयित्री और लेखिका सुश्री अन्नदा पाटनी। सबसे पहले मैं अन्नदा जी को यहाँ पर इस मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार उपेंद्र जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत, आप देखिए सुदूर जगह पर, स्थान पर आप बैठे हैं जी। मैं इस पृथ्वी के एक छोर पर बैठा हूं यहाँ पर और आप दूसरे छोर पर। बिल्कुल। तो आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। देखिए अभी हमने आपसे अन्नदा जी बात शुरू कर ही दी तो हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। ये देखिए सदानंद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए, अशोक मिस्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए, विनोद जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जुड़ते रहेंगे। हम अब देखिए हमारे साथ मित्र जुड़ते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले हम तो आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। कैसा मौसम है वहां पर वॉशिंगटन में? मत पूछिए, इस समय मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं। मैं मोजे पहनना भूल गई हूँ, लेकिन पैर ठंडे हो रहे हैं और रात भर इतना आंधी वगैरह टाइप चला कि पेड़ हिल रहे थे और फिर बारिश भी हुई। पिलकेंद्र जी दिख रहे हैं मुझे, उनका स्वागत कर रही हूँ मैं, मेरे अनुज हैं वो। तो इतनी बारिश हुई रात को, लेकिन कृपा हो गई है अभी कि बारिश तो बंद है। तो मतलब टेम्परेचर क्या होगा इस समय वहां पर? टेम्परेचर तो आई थिंक 40-50 के बीच में होना चाहिए। मुझे बहुत ध्यान नहीं है इस बात का, क्योंकि सुबह उठ के प्रोग्राम में आना था तो नहाना धोना ये सब करती रही। सब तो आपकी तैयारी करनी थी। तो मैं पुनः आपका हृदय से स्वागत करता हूं। अब पिलकेंद्र जी भी जुड़ गए थे, साथ में अरुण कुमार पासवान जी भी आ गए, संतोष रैना जी भी हमारे साथ जुड़ गई। तो इस तरह से अब मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आप हमारे इस मंच पर आज आए। आपसे तो ढेर सारी बातें करनी है, बहुत पुराना समय याद करना है, जब आपके बाबूजी के साथ हमारी दिल्ली में मुलाकात हुई थी। उसके बाद ये 1974-75 की बात बता रहा हूँ आपको अन्नदा जी। अच्छा। और हाँ, और उसके बाद जब मैं आकाशवाणी में आया तो आकाशवाणी में हम यशपाल जी को, आपके बाबूजी को बुलाते थे वहां पर, साहित्यिक कार्यक्रमों में उनको हम सादर आमंत्रित करते थे। तो सबसे पहले ये एक जिज्ञासा है हमारी, तो आपके जीवन की शुरुआत, जो शुरू के दिन कहाँ से हुए और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? हाँ, ये सब मैं बताती हूँ आपको। जैसा कि आप ने मुझे, मेरी पहली बात हुई थी कि दो, एक्चुअली देखा जाए तो 3 यशपाल हैं। एक तो प्रोफेसर यशपाल हैं जो कि वैज्ञानिक हैं, दूसरे कम्युनिस्ट थे और क्रांतिकारी भी थे और बहुत बड़े कहानीकार, उपन्यासकार, झूठा सच जिनका पढ़ा होगा, बहुत फेमस भी हुआ। और मेरे पिताजी थे यशपाल जी जैन। तो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते थे उन यशपाल में और मेरे बाबूजी में। और जैसे आप भी कह रहे थे, शायद आपको भी शुरुआत में वही गलतफहमी थी। वो किस्सा सुनाऊंगा आपको। अभी तो पहले हम अपने पहले जीवन के बारे में बताइए। प्रारंभिक जीवन कहाँ पर हुआ, आपका जन्म कहाँ पर हुआ
और उसके बाद फिर बचपन कहाँ आपने बिताया, जी ये जी। ये थोड़ा सा हमें प्रारंभ में बता दीजिए हमें। अच्छी बात है, ठीक है। तो जन्म तो मेरा बुंदेलखंड टीकमगढ़ में हुआ था। झांसी के पास में ये है बुंदेलखंड, और तो वहाँ कुंडेश्वर में मेरा जन्म हुआ। तो वहाँ के जो ओरछा नरेश थे, उन्होंने बाबूजी को वहाँ अपने पास बुलाया था, और हम लोग वहाँ रहे। और बस, लेकिन बस मैं पैदा हुई और हम लोग दिल्ली आ गए। और मेरा देखा जाए तो समय तो पूरा ही दिल्ली में व्यतीत हुआ, बचपन पूरा वहीं व्यतीत हुआ। और उसके बाद मेरी पढ़ाई जो है वो इंद्रप्रस्थ कॉलेज से मैंने बीए हिंदी ऑनर्स किया था। और उसके बाद बस बड़ी जल्दी शादी हो गई, 18.5 साल की उम्र में शादी हो गई मेरी। तो आप ये सोचिए कि जो जीवन का एक इतना बड़ा मोड़ था, वो तो 18.5 वर्ष की आयु में शुरू हो गया। और बहुत भगवान की कृपा रही है मेरे ऊपर। तो हाँ, ये था। तो फिर शादी होके मैं नागदा आई, वहाँ 40 साल रही। ये औद्योगिक नगरी है मध्य प्रदेश में, और ग्रेसिम इंडस्ट्रीज बिरलास का बहुत बड़ा ये संस्थान है। तो इसमें हम, मेरे पति काफी ऊंचे पद पर थे। तो बस 40 वर्ष बड़े आराम से गुजारे। स्वर्णिम काल था वो मेरा। हमें नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ खूब मिला वहां पर। और उससे भी अधिक मेरा व्यक्तित्व का जो विकास है वो नागदा में हुआ। छोटी जगह होने क्या के बात। कारण क्या होता है कि आप कुछ भी करते हैं ना, तो उस लोगों के सामने पहुंचता है वो, और लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं भगवान की बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत आदर सम्मान दिया, और वो मेरी आज तक की जमा पूंजी है जो मुझे चलाए रख रही है। जी जी। तो ये बताइए कि आपका जो दिल्ली में भी पढ़ाई हुई आपकी, दिल्ली में भी आपका एजुकेशन हुआ है? जी, इंद्रप्रस्थ कॉलेज से मैंने भी हिंदी ऑनर्स किया। और मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों गई हिंदी ऑनर्स में, क्योंकि मेरा मन था डॉक्टर बनने का। लेकिन बाबूजी कहते थे, बेटी तू पतली दुबली है, डॉक्टर की लाइफ तो बहुत मेहनती होती है, और तू नहीं उसको सहन कर पाएगी। और दूसरा, आप आश्चर्य करेंगे, नृत्यांगना बनने का मेरा मन था। मुझे बहुत शौक था। और मैंने पंडित बिरजू महाराज से 2-3 महीने शिक्षा भी ली, जब वो स्वयं संघर्ष कर रहे थे और हमारे घर के सामने एक कोठरी में रहते थे। जी लेकिन जी। तो फिर बाबूजी ने कहा कि हिंदी ऑनर्स करो। तो मैंने बाबूजी से कहा था कि बाबूजी, देखिए आप मुझे हिंदी ऑनर्स करवा रहे हैं, लेकिन देखिए मुझे उसमें रुचि नहीं है, और मैं पढ़ाई इसलिए करूंगी नहीं। अब पढ़ूंगी नहीं तो फर्स्ट डिवीजन आ नहीं सकती, थर्ड डिवीजन मेरी डिक्शनरी में नहीं है, तो सेकंड डिवीजन मेरी आएगी। और वही हुआ, सेकंड डिवीजन आई। लेकिन आज सोचती हूँ कि वो हिंदी जिस ओर मैं जाना नहीं चाह रही थी, आज वो तो मेरे लिए, मेरा तो प्राण है। और मुझे उसने कितनी ऊर्जा दी है। और जो आप सबसे जुड़ रही हूँ, ये इस हिंदी की वजह से जुड़ रही हूँ। तो तो आपके लिए तो वरदान साबित हुआ मेरे वो। लिए तो वरदान साबित हुआ। और देखिए, बड़े लोग जब कुछ सोच के कुछ करते हैं, तो बच्चों का भला ही होता है उसमें। तो जी मेरा जी जी। तो दिल्ली में क्या आप मतलब यहाँ पर और भी कोई परिवार था यहाँ पर आपका, या आप पूरे कैसे 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 बीते वो दिन, गुजरे ये वो दिन? सब मेरे दादाजी थे, दादी थी, मेरे 3-4 चाचा जी थे, आई मीन ताऊ जी और चाचे जी। इस तरह भरा पूरा परिवार था। मैं विजय शाक्ली जी को भी देख रही हूँ अभी। तो ये पूरा परिवार होने से, और बाऊजी जो थे, हालांकि दूसरे नंबर के भाई थे, लेकिन बाऊजी को बहुत सब मानते थे। और बाऊजी ने, देखा जाए तो बाऊजी ने ही पूरे परिवार को बहुत आगे बढ़ाया। वीरेंद्र प्रभाकर जी थे, वो मेरे चाचा जी थे, जिनको गिनीज ऑफ बुक, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम है। फोटोग्राफर थे। और उन्होंने इंदिरा गांधी और जितने भी ये उस समय के नेता हुए, उनके जितने भी अंतरंग चित्र जो खींचे हैं, वो वीरेंद्र चाचा जी ने खींचे थे। वो भी पद्मश्री थे। और बस, तो परिवार तो बहुत बहुत। और सबसे ज्यादा अच्छी बात ये थी कि बिल्कुल जैसे घर बहुत बड़ा नहीं था, पर सब लोग साथ रहते थे। फिर बाद में जब सबकी शादी होती गई और हुआ, तब अलग हुए सब लोग। तो अच्छा, अब हम बाबूजी पर आते हैं, इसलिए जी, कि मुझे लग रहा है कि उनसे आप पर्याप्त प्रभावित रही है शुरू से ही। तो बिल्कुल। आपका लेखन की जो आपकी प्रेरणा मिली, क्या उसके लिए बाबूजी को ही आप मानते हैं गुरु के रूप में?
बिल्कुल, बाबूजी तो हमारे लिए एक आदर्श थे। मैं तो उनको कहती थी, बाबूजी क्षमा कीजिएगा, ये मौसम जो है वो गले में गड़बड़ कर रहा है। मैं कहती थी, बाबूजी आप तो पिछले जन्म के अभिशापवश आप साधु, आई मीन मानव उसमें आ गए आप, आपको तो साधु या देवता होना चाहिए था। तो कहते थे, तू मेरी बेटी है ना, इसलिए ऐसा कहती है। पर एक बार हमारे यहाँ एक जापानी महिला आई, उन्होंने एक कलाकृति, एक चित्र दिया हम लोगों को। बड़ी अच्छी पेंटिंग थी, उसपे कुछ जापानी में लिखा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा, ये जापानी में क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा कि जापानी में लिखा है कि आपको साधु होना चाहिए था। और वो, तो मैंने क्यों बाबूजी की क्यों तरफ, ऐसे 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 क्या, क्यों क्यों ऐसा क्योंकि क्यों बाबूजी का कैसे? जो व्यक्तित्व था ना, वो जी इतना जी। इतना अलौकिक, उससे कुछ प्रकाश जाता था, उनके चेहरे का जो तेज था और उनके व्यवहार में। और देखिए, सफेद कुर्ता धोती पहनते थे, जैकेट पहनते थे, और बहुत ही भव्य उनका व्यक्तित्व था। तो जो आता था बहुत इंप्रेस होता था। तो वो कभी जापान में मिली थी वो महिला, तो वो बाबूजी के लिए वो पेंटिंग लाई। तो मैंने बाबूजी से कहा कि अब देखिए, मैं तो बेटी थी, मैंने कहा कि आपको साधु होना चाहिए था, ये तो देखिए जापान से आ रही है और पेंटिंग में उन्होंने लिखा है खास वो सब। तो मैं तो सोचती हूँ, मेरे कहीं पिछले जन्म के बहुत पुण्य होंगे जो मुझे बाबूजी जैसे जनक मिले और मैं उस घर में पैदा हुई हूँ। तो तो आगे अन्नदा जी, मैं थोड़ा सा अपना भी संस्मरण सुना हूँ। जरूर ये जरूर। 1974-75 की बात होगी। मैं कश्मीर विश्वविद्यालय में हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे हम लोग। हाँ तो यहाँ पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय की एक योजना थी कि वे हिंदी प्रदेशों से हिंदी जो पढ़ने वाले छात्र हैं हम्म, उनको वो यात्रा पर, टूर पर ले जाते थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। तो जब हम दिल्ली में थे तो एक समारोह में वो हमको ले गए, एक साहित्यिक समारोह में। तो वहां पर यशपाल जी, बाबूजी, कुछ भाषण उनका था, साहित्यिक ही था। हाँ तो हमें बहुत ये भ्रम हुआ क्योंकि हमने यशपाल जी को पढ़ा था, हमारे कोर्स में भी थे। जी तो मैं अपने मित्र से कह रहा था, भैया ये तो यशपाल जी के दर्शन आज हो गए, तो तब तक हम मानते रहे ये वो यशपाल जी है, जी दूसरे जी वाले। जी और जी बाद में जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, उसके बाद जब हम उनके समक्ष गए, हमने चरण स्पर्श किया, तो हमने नमस्कार किया, तो हमने इस तरह से कहा, कह रहे नहीं नहीं, ये कई लोगों को भ्रम होता है, मैं वास्तव में यशपाल जैन हूं। तो जी हमने कहा, हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपके आज दर्शन हो गए। जो आप कह रहे थे ना, क्या व्यक्तित्व था उनका, जी सफेद कुर्ता पैजामा और चेहरे पर चमक, जी ऐसा है था कि एक प्रकाश था उनके चेहरे पे। जी तो जी बहुत ये हमारे साथ ये उस समय भ्रम हो गया। और हाँ बाद में जब मैं दिल्ली आकाशवाणी में आया जी कार्यक्रम अधिकारी के रूप में, जी तो जी मेरे पास साहित्य कार्यक्रम भी थे जो मैं देखता रहता था वहां पर। जी तो जी उसमें हमने बाबूजी को, यशपाल जैन जी को कई बार साहित्यिक वार्ताओं के लिए, साहित्यिक कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित किया। हाँ हमारे जी आकाशवाणी भवन में, यहाँ पर प्रसारण भवन दिल्ली में आते थे वे। जी जी। तो आपका भी कोई ऐसा संस्मरण है क्या बाबूजी के बारे में? मेरा तो बहुत मजेदार है और बाबूजी ने ही सुनाया था। असल में क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि 3 यशपाल थे, तो प्रोफेसर यशपाल को तो नहीं मिक्स अप करते थे, लेकिन ये यशपाल और बाबूजी, इन दोनों को बहुत मिक्स अप करते थे। तो बाबूजी और ये जो यशपाल थे, उनकी पत्नी, इन लोगों को काबुल में किसी एक समारोह में आमंत्रित किया गया था। तो जब ये होटल में पहुंचे, तो वहां पर रिसेप्शन पे कहा कि भाई 2 कमरे चाहिए, एक मिस्टर यशपाल जैन और एक मिसेज यशपाल। तो वो रिसेप्शन बोली कि 2 क्यों? क्या हो गया? आप लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया क्या? या आप लोग डिवोर्सी हैं? क्या बात है? तो बाबूजी को हँसी आ गई। बाबूजी ने कहा कि नहीं, नहीं, ये आप गलतफ़हमी में आ गई हैं, और बहुत लोगों को होती है। ये मिसेज़ यशपाल है, मेरे एक और मित्र हैं यशपाल, उनकी पत्नी है ये। तो इस तरह की भी गलतफ़हमियाँ हो जाती थी। तो बाबूजी ने हँस के बताया आकर के कि देखो क्या तमाशा हुआ। तो हमारी अम्मा बोली कि ठीक है, पर कमरे तो फिर 2 ही लिए ना। तो तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी ये जी जी। देखा। जी और जी। जैसा आपने कहा कि बिल्कुल सही है कि बाबूजी ने, लेखन की प्रेरणा बाबूजी से ही मिली मुझे। क्योंकि बाबूजी हमेशा मुझसे कहते थे कि बेटी, तुझ में लिखने की प्रतिभा है, पर तू उस प्रतिभा का उपयोग नहीं करती है। तो एक दिन उन्होंने मुझे एक उपन्यास लाके दिया, और उन 18 साल की थी मैं तब, और उन्होंने कहा कि चल इसका अनुवाद कर तू। अच्छा, अनुवाद मुझे करना बहुत अच्छा लगता था, वैसे भी भाषाएँ भी अन्य पढ़ने का शौक रहा और सीखने का भी। तो मैंने कहा ठीक है, वो फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे आंद्रे जीन,
उनका ये उपन्यास था और उसमें ये अंग्रेजी में ही अनुदित था क्योंकि वो तो फ्रेंच थे। तो बाबूजी ने कहा बेटी इसका तो हिंदी में ट्रांसलेशन कर। मैंने उसका अनुवाद किया, अनुवाद करके और वो फिर साप्ताहिक हिंदुस्तान में धारावाहिक रूप से छपा। तो वो मेरा पहला, और जो उसका पारिश्रमिक आया वो मेरे जीवन की पहली वो थी राशि, कमाई थी एग्जैक्टली। तो जी जी जी। तो ये क्या कितना कितना मिला आपको उस समय? पता नहीं, शायद 150-200 रुपए मिले होंगे। अच्छा, तो वही देखो उस समय तो उसका मूल्य ही अलग था। जी हाँ बिल्कुल। ये मैं रेडियो टॉक पे जाती थी इंदौर में, वहां पे भी यही था, 300-350 में पूरे नागदा से बाई कार जाती थी और फिर वहां जाके वार्ताएं मेरी बहुत काफी साल प्रसारित हुई। तो ये रहा। तो मैंने इसीलिए जो सबसे पहली कविता अगर आप कहेंगे तो वो मैंने बाबूजी की ही प्रेरणा से, बाबूजी को ही अपने सामने रख के लिखी। असल में कोई एक चित्रकार आए थे नागदा और उन्होंने वो चावल के एक दाने पर आप उनको कुछ भी दे दीजिए लिखने को, बड़ा छोटा कुछ भी, वो उस पर उकेरते थे। तो उन्होंने, वो हमारे यहाँ आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ दीजिए। अब मैं तो बड़े उसमें पशुपेश में पड़ गई कि ना तो कविता आती है ना कोई कहानी है, ये क्या दूं मैं उनको लिख करके। और बाबूजी की वर्षगांठ आने वाली थी तो मुझे लगा कि अगर मैं किसी तरह थोड़ी देर बैठ के कविता एक लिख दूं, कोशिश करूं और वो लिख जाऊं और बाबूजी को ये भेजूंगी तो बाबूजी तो बहुत प्रसन्न होंगे। तो मैंने वो एक कविता लिखी और उन चित्रकार ने उसको उस पे उकेरा चावल पे और ये अपने लेंस के साथ में देते थे ताकि ना पढ़ सके लोग, क्योंकि चावल पर अगर 20-22 लाइनें भी लिखी हुई हैं दाने पर तो लोग पढ़ेंगे कैसे वो। तो मैंने वो बाबूजी को भेजी उनकी वर्षगांठ पे दिल्ली। बाबूजी तो इतने गदगद हुए, बोले बेटे ये तो मेरे लिए बहुत ही अमूल्य भेंट है और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि तूने खुद कविता लिख करके और इसमें उतरवाया है। तो मैं आप कहें तो वो नहीं वो पूरी कविता सुनाइए आप, क्योंकि देखिए ना वो आपके लिए तो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है आपके लिए वो। हालांकि आपने स्वयं ही लिखी है वो कविता, लेकिन बाबूजी की उपस्थिति में, और ये तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो ये बहुत ही ऐसी वस्तु है जो आपको संभाल के रखनी चाहिए। जी सुनाइए, मैं आपको पूरा स्क्रीन पे ला रहा हूँ। जी लाइए जरूर। हाँ, तो कविता ये है कि मानव होकर भी जिसका जीवन देवता तुल्य रहा, मानव होकर भी जिसका जीवन देवता तुल्य रहा। मैं ज्यादा गाऊंगी नहीं, मेरा गला काफी खराब है। जग में रहकर भी भौतिक वैभव से जो निर्लिप्त रहा, मानव होकर भी जिसका जीवन देवता तुल्य रहा, जग में रहकर भी भौतिक वैभव से जो निर्लिप्त रहा, छल कपट से स्वार्थ जिसने कभी न नाता जोड़ा, संकट बाधाओं के सम्मुख कभी ना साहस छोड़ा, मानव होकर भी जिसका जीवन देवता तुल्य रहा। कितना कड़वापन, कितना कड़वापन, कितना गरल स्वयं पिया। बाबूजी ने संघर्ष बहुत किया, तो कितना कड़वापन, कितना गरल स्वयं पिया, वाणी और लेखनी द्वारा अमृत सबको दिया। धन्य है भारत की धरती जिस पर ऐसा फूल खिला, धन्य हमारा जीवन कि हमको तुमसा जनक मिला, धन्य हमारा जीवन कि हमको तुमसा जनक मिला, मानव होकर भी जिसका जीवन देवता तुल्य रहा। तो ये कुछ पंक्तियां थी जो मैंने लिखी थी। और एक बात और मजेदार बताऊं कि ये मैंने लिखी थी जब मैं 19 वर्ष की थी, और एक कविता जब बाबूजी की जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया तो वो मैंने 50 साल बाद मैंने जो कविता बाबूजी के ऊपर लिखी, तो सुनिए 19 साल में और 60 साल के उसमें तो अंतर हो गई। तो वो भी मैं उसकी कुछ लाइनें सुना सकती हूँ आपको। जरूर जरूर। तो आप देखिए आपका नदा जी, आपका मंच तो आपका ही है आज का, तो इसलिए आप कुछ भी सुनाइए। नहीं, मुझे आपने याद दिलाया ना, आपका एक तो बड़ा सुंदर ही आपका आपने अपने पटल का नाम रखा है, क्या क्या याद करूं। और मैं इसमें 2 लाइन ये जोड़ के आपको बता सकती हूँ कि मेरे मन में क्या चलता है जब मैं अपने पुराने चित्र प्रसंग देखती हूँ कि यादों के गलियारों में मैंने कुछ चित्र, ऐसे तो कुछ चित्र लिखा था पर मैं कह देती हूँ कुछ चित्र और प्रसंग मन के खूंटों पर टांग रखे हैं। यादों के गलियारों में कुछ चित्र मैंने मन के खूंटों पर टांग रखे हैं। तो वो इसलिए टांग रखे हैं
कि जब मन हुआ अंदर झांक लिया और एक एक कर उनको निहार लिया। तो वाह आपका वाह, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जी, सुंदर। जी। तो ये है। बाकी मैं वो सुनाती हूँ, वो बहुत कविता तो लंबी थी, बहुत उसके कुछ अंश सुनाती हूँ कि जरूर। देखिए उसमें परिपक्वता अब दिखेगी आपको। हालांकि मुझे तो अब लगता है कि उस समय मासूमियत में जो कविता लिखी उसका अलग ही एक वो है, आकर्षण है। तो है ये, श्वेत धवल तन पर परिधान, श्वेत धवल तन पर परिधान, बोलती आंखें, उन्नत ललाट, ओजस्वी चेहरा, देवालय समान, होठों पर चिर मुस्कान, ये है मेरे बाबूजी की पहचान। अरे वाह, क्या बात है। फिर सह्याद्री की गहराई पाई। देखिए अब भाषा देखिए परिपक्व हुई। सह्याद्री की गहराई पाई, उत्तुंग श्रृंगों की ऊंचाई, सह्याद्री की गहराई पाई, उत्तुंग श्रृंगों की ऊंचाई, व्यक्तित्व और कृतित्व ने पाया मां सरस्वती का वरदान, ये है मेरे बाबूजी की पहचान। बस एक अंतिम और सुना देती हूँ। दिव्यता और भव्यता का संगम, दिव्यता और भव्यता का संगम, नहीं किसी तीरथ से कम, जो उनके वाह पास वाह। आता था जो होता था, नहीं किसी तीरथ से कम, दर्शन करने जो भी आता, स्नेह आशीर्वचन पा जाता, सबको दी शीतल निर्मल छाया, वृहद वट के वृक्ष समान, ये है मेरे बाबूजी की पहचान। तो क्या बात है, क्या बात है, क्या काफी बात है। लंबी कविता लिखी, सारे उनके व्यक्तित्व को समेटा था इस कविता में। और अच्छा लगता है, पता नहीं उन्हीं की कृपा है और सरस्वती माँ की कृपा है कि मैं लिख पाई। तो और आप उनके सानिध्य में और उनके आशीर्वाद में आपने ये इतना कुछ ग्रहण किया है, इतनी प्रेरणा मिली है आपको। और आप भी कहते हैं ना कि अगर आप फूलों की सुगंध ले रहे हैं तो थोड़ी बहुत सुगंध तो मतलब फूलों में तो वो उसकी सुगंध तो थोड़ी सी आ जाएगी, जी, उसका इस पर स्पर्श तो होगा ही, उसमें कोई देखिए संदेह नहीं है। वो भी मेरा मेरा सौभाग्य रहा, क्योंकि जो खास समय था, बीच का जो समय था, जो 40 साल मैंने नागदा में गुजारे, उसमें मुझे बहुत कुछ मिला, पर दूसरी तरह का मिला। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं बाबूजी के पास रह रही होती तो पक्की बात है कि लिखने में आलस तो बिल्कुल नहीं करती, और सब चीजों के साथ साथ लेखन को भी अपना मुख्य वो बनाती आधार। लेकिन थोड़ा सा लेखन पीछे रह गया उन 40 वर्षों में। हालांकि लायंस क्लब की मैगजीन और महिला मंडल की सर्जना एक मैगजीन में निकालती थी, उसका संपादन करती थी। मुरारी भाई ने उसका लोकार्पण किया था, पहली प्रति क्या का। बात है। तो अब वो मुरारी भाई का भी अपना एक बड़ा अच्छा एक व्यवहार होता था, अपना अपना बना लेते थे। तो जी मुझे जी जी जी। बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरी ये पहले संपादन किया मैंने। और लायंस क्लब की पत्रिकाओं को जिनका मैंने संपादन किया, उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट मैगजीन का अवार्ड मिला। तो ये सब जो है ना, देखिए मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करता था। मैं सोचती थी अच्छा ये भी कर सकती हूँ मैं, तो क्यों नहीं करूँ मैं। तो इस तरह की चीज थी। तो कविताएं तो आपने बहुत सारी लिखी है, तो अभी तक क्या प्रकाशित करने का कोई विचार नहीं आया आपको? देखिए मैं बहुत क्षमा के साथ ये बात कह रही हूँ कि मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि पत्रिकाओं में छपूं। सच कह रही हूँ। मैं नागदा में रहते हुए मुझे मेरा जीवन जो था, इतना सुंदर जीवन मेरा मुझे मिला, और संघर्ष विहीन, और उसमें जो थी मैं इतनी संतुष्ट थी कि जो जो है, जो भी है मेरे पास वो ठीक है। बाबूजी एक बार नागदा आए तो उन्होंने कहा, बेटी जब तेरे में प्रतिभा है तो एक काम कर, अभी मैं 1 हफ्ते हूँ यहाँ, तो तू रोज 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए कमरे में बंद हो जा और मुझे कुछ लिख कर दिखा। आप मानेंगे नहीं, 3 दिन मैं कमरे में बंद रही। बाद में मैंने सत्याग्रह कर दिया। मैंने कहा भाऊजी मैं नहीं बैठूंगी जाकर, आपके पास मेरा मन ज्यादा बैठने का है, क्योंकि फिर वो चले जाती दिल्ली। तो मैंने 3 दिन में 3 कविताएं लिखी थी। और बाबूजी ने कहा कि देख बेटी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं छपी नहीं कहीं भी। और मैंने बाबूजी से भी नहीं कहा। देखिए बाबूजी के थ्रू तो मैं काफी छप सकती थी, लेकिन मैंने नहीं कहा। और अभी अब इस कोरोना ने तो मेरे से इतना लिखवा लिया, और मैं इतनी लाइफ पे आ गई कि मुझे अपना सृजन करना ही पड़ा काफी चीजों का, क्योंकि बार बार तो आप नहीं दोहरा सकते ना एक ही चीज हर पटल पर। तो इतना लिखा, इतना लिखा। और आपने जैसे कहा, अब सच में मेरे मन में भी आ रही है, मेरे बच्चों के मन में भी आ रही है। और उसके पीछे एक ध्येय है कि जो ये बिखरी हुई कविताएं हैं मेरी, वो एक जगह कंडेंस होके, एक जगह आकर के, और एक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जी, क्योंकि जो आपने इतना कुछ लिखा है इतने वर्षों। तो जब आपकी शादी हुई तो ससुराल में कितना आपको
सपोर्ट मिला अपना सृजन कार्य अरे आगे अरे बढ़ाने के लिए? अरे साहब क्या बताऊं मैं। मुझे तो लगता है कि मैं सच्ची पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किए होंगे। मुझे ससुराल ऐसी मिली जिसमें मैं आज तक लाडली हूँ। 50 कितने, अब तो 55-60 साल हो रहे हैं। 62 में मैरिज हुई थी मेरी। आज भी जो बहुत तो लोग चले गए और जो उनके बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे हैं, उनकी वधुएं बहुएं आ गई, सब है। आज भी मुझे नई चाची कहा जाता है और मैं बोलती भी हूँ क्या कि बात है, क्या नई बात है, चाची क्या तो बात है! पुरानी हो गई। और होता है, और सब कोई दादी, तो दादी अब छोटे बच्चों से मैं कहती हूँ दादी कहो, मुझे अच्छा लगता है। बाकी नहीं तो चाची 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 चलती रही मैं। और मेरे अभी जेठ जी हैं, उनका 101वां जन्म दिवस क्या हमने। बात है! और इतना प्यार, वो बाबूजी के बहुत अच्छे मित्र भी थे और इतना प्यार दिया है उन्होंने। मुझे बहुत प्यार मिला है मेरी ससुराल ने। मेरी तो जो सास थी, खुद तो अपने पुराने समय की थी, तो घूंघट वगैरह निकालती थी। अच्छा, मैं तो बड़ी शुरू से फैशनेबल बहुत रही। तो वो जो जूड़े बनते थे उस समय, ऊंचे पफ जैसे, वो सब बनाती थी, करती थी। मेरी सासू जी आती थी नागदा जब मेरे पास, तो कहती थी तुम सिर मत ढको, ये तुम्हारे जूड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे अपनी गोद में बिठा के मेरे सिर में तेल लगाती थी। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना प्यार मिला है मुझे। और मुझे बहुत अपने ऊपर इस बात के लिए गर्व होता है कि इतना मुझे प्यार मिला लोगों का। क्या और बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, साहित्य तो आपका चलता रहा, लेकिन जो मैंने आपके बारे में समझा है, पढ़ा है, तो संगीत की भी मैं भी आपकी बहुत रुचि है, और संगीत से आपका बहुत ही क्या उसके उसका बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है? सुनिए, आज भी मैं कह सकती हूँ कि संगीत तो मेरी जान है। और क्या मुझे बात है! बड़ी खुशी है कि मेरे जो बेटे हैं और मेरा जो पोता है, ये सब लोग गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। और वाह, पोता वाह, तो वाह! सिंगापुर से ऑनलाइन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ले रहा है, ऑनलाइन। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट है। और हम लोग कभी यहाँ पे भी रात को बैठ जाते हैं तो कैरियोकी करते हैं, तो 2-2 3-3 बज जाते हैं, सुबह तक गाते रहते हैं। तो वो शौक है। लेकिन तो जैसे हिंदी ऑनर्स मैंने किया और मैं शादी होके नागदा आ गई, तो अब बच्चे भी थोड़े बड़े हो रहे थे, तो मुझे लगा अच्छा, नृत्य मेरा बहुत शौक था। और मैंने स्टेज पर, नागदा की स्टेज पे डिग्निटरीज जब आए तो ग्रुप डांस में होती थी, बहुत सारे लोक नृत्य किए। पर मुझे ऐसा लगा कि एक समय ऐसा आएगा जिंदगी में कि जब ना तो शरीर उतना साथ देगा और मैं हो सकता है नृत्य नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे कहीं स्विच ओवर करना चाहिए कुछ। तो पता नहीं क्यों आवाज के लिए तो मुझे एक कॉम्प्लेक्स था कि भारी आवाज है, जो मुझे बाद में खैर वो बात की बात हुई जो भी हुई, रेडियो में मुझे बुलाया गया तो उन्होंने यही कहा कि आपकी आवाज तो एक अनाउंसर जैसी आवाज है और क्या बात आपके है! उच्चारण बहुत शुद्ध हैं। तो वो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि नागदा में वो मेरे पास साधन नहीं था। तो मैंने सितार में शादी के 26 साल बाद सितार में एमए किया, खैरेगढ़ यूनिवर्सिटी से। उस समय मेरे जी, बेटे जी। की शादी हो रही थी और मैं उज्जैन जाके एग्जाम दे के आती थी। और पूरा, और तो ऐसा लगता है सबको कि जब हिंदी के प्रति इतनी रुचि थी तो फिर संगीत में कैसे पहुंच गई। तो लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने संगीत पर भी एक बड़ी अच्छी मेरी मनपसंद कविता है वो, आप कहें तो सुना दूं क्या उसकी कुछ लाइनें? नहीं, ये ना पूछिए कि सुनाओ, आप सुनाइए, सुनाइए आप। ओ नहीं नहीं, देखिए आपसे थोड़ी आज्ञा तो ले लेती हूँ। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो संगीत पे मेरी कविता है कि हिय में तरंग हो, हिय में तरंग हो या उठती हिलोर हो, काली अंधियारी रात हो या उजियारी भोर हो, वाह! घटा घन घोर हो या नाचे मन का मोर हो, बसंत की बहार हो या सूखे पत्तों का शोर हो, पक्षियों का कलरव हो या चरते हुए ढोर हो, नदियों की कलकल हो या झरनों का शोर हो, सुख में या दुख में, करुणा या हास्य में, रौद्र में या श्रृंगार में, जीवन के हर उतार चढ़ाव में, अंतरतम से जो भाव निश्रित होता है, स्वर ताल लयबद्ध हो, वही संगीत होता है। क्या तो बात है, क्या बात संगीत है! की बहुत परिभाषा। सुंदर व्याख्या की है आपने। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत तो धन्यवाद। तो संगीत में गुरु कौन रहे हैं आपके? किसी को आपने गुरु के रूप में माना था? देखिए वो मुझे मौका नहीं मिल पाया कि मैं एक ही गुरु के पास सीख पाती, क्योंकि शुरू में तो देखिए कथक नृत्य तो 2-3 महीने के लिए मैंने बिरजू महाराज से सीखा था और क्या उनके एक बात दो है! स्टेप्स क्या तो मुझे बात है! याद रहते हैं। और
मैं वो मेरे भाग्य में थे, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और उस समय तो संघर्ष कर रहे थे, एक छोटी सी कोठरी में रहते थे हमारे घर के सामने। और उसके बाद मैंने जो ये सितार सीखा, उसमें गुरु बदलते जाते थे, क्योंकि वो लोग भी, वो एक्चुअली स्कूल में हमारे यहाँ पढ़ाते थे। और उसके बाद ये एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, महिला मंडल संगीत महाविद्यालय, उसकी भी स्थापना हम लोगों ने की थी महिला मंडल ने, तो उसमें सिखाते थे। तो इसलिए एक गुरु नहीं है, फिर भी एक राजीव शर्मा जी हैं, अभी अंतर्राष्ट्रीय गायक हो गए हैं, वो बहुत बड़े गायक हैं। और अपने बोस सर थे हमारे, तो बहुत लोगों से सीखा मैंने। तो उन क्या सबके बात प्रति है। मैं नमन, मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और उनके प्रति नमन हूँ मैं। तो ये रहा। तो वही, अच्छा ये बताइए, अब आप तो भारत से बाहर हैं, जी, तो कई वर्ष हो गए अब बाहर ही आप, क्या कारण क्या बना आपको अमेरिका जाने का? देखिए ऐसा हुआ कि हम 2000 में, मेरे हस्बैंड रिटायर हुए, हम लोग दिल्ली आए, और वो विशेषकर हम बाबूजी के लिए आए थे। लेकिन दुर्भाग्य से बाबूजी का देहांत हो गया, और नागदा में ही थे मेरे पास, और बहुत असाध्य रोग से पीड़ित हुए। जबकि मैंने इतना संतुलित जीवन व्यतीत करते हुए किसी व्यक्ति को नहीं देखा। तो आश्चर्य होता है कि उनको ये रोग ने पकड़ा भी कैसे। लेकिन जो हम्म। भाग्य में लिखा होता है वो होता है। तो जब हम दिल्ली आ गए, तो वहां पर मुझे लगा कि समय मिलता है तो थोड़ा बहुत लिखूं, क्या करूं। लेकिन 2009 में मेरे पति का देहांत हो गया। तो वो एकदम मेरे जीवन में एकदम से बड़ा परिवर्तन आया। और बच्चे मेरे दोनों, छोटा बेटा मेरे पास था तब, पर बड़ा बेटा अमेरिका में, वो तो 1986 से है यहाँ पर। तो अब ये बच्चों का ये मन था कि मैं दिल्ली में अकेली नहीं रहूं। तो उन्होंने बस ये सब साधन जुटाए और मुझसे कहा। तो मैं, देखिए, आई भी इस तरह से हूँ कि मैं पूरा अपना सामान भी नहीं लेके आ पाई हूँ। और ऐसा हो रहा है कि भारत सिर्फ बीच में एक बार गई थी, वो भी 4 दिन के लिए। लेकिन काफी बिल्कुल अप्रवासी हो गई हूँ मैं, सॉरी, प्रवासी भारतीय हो गई हूँ। लेकिन एकदम कुछ मेरे, मतलब कुछ सोचा नहीं, बिना सोचे समझे, जैसा विधि विधान मेरा रहा, आगे बढ़ाते रहे, वैसे मैं चलती रही। तो मैं यहाँ पर अभी 2010 से आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ। और इस बीच में काफी समय होता था, जीवन में भी खालीपन था और समय भी बहुत था। तो तब मैं लिखने की ओर अग्रसर हुई। आज मैं आपको बताती हूँ, मेरे बच्चे इतने खुश हैं। वो कहते हैं कि मम्मी, आप हमारे लिए प्रेरणा है, क्योंकि आपसे कभी नहीं सुना कि आप बोर हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग आकर के बहुत बोर होते हैं, विशेषकर हम लोग की आयु के, कि कुछ करने के लिए नहीं है। आप बाहर नहीं जा सकते बिना कार के, आप इधर उधर नहीं जा सकते यहाँ पर। लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं महसूस होती। बच्चे साल में एक बार कहीं बाहर दूर घुमाने ले जाते हैं। और फिर छोटा बेटा भी अब सिंगापुर आ गया, तो अब तो मेरा समय दोनों के बीच में बट रहा है। और तो इस तरह से बस जिंदगी चल रही है। और जहां तक प्रोग्राम देने का सवाल है, तो मैंने यहाँ सीनियर सेंटर ज्वाइन किया, और उसमें मैंने दिवाली पर वो लोग मेरे पीछे पड़ गए, तो मैंने एक नृत्य किया उसमें, मनवा लागे पर। और यही नृत्य मैंने बॉम्बे में जब हीरा नंदानी हम लोग रहते थे, तो उन लोगों के वहां पे भी किया था। और मैं तो पहली बार मैंने कैसेट पे किया, नहीं तो ढोलक पर करते थे नृत्य हम लोग। महिला संगीत होता था। पर हाँ, नागदा में कोई भी संगीत पूरा नहीं होता था जिसमें मैं 2-3 अपने ये लोक नृत्य नहीं करूं। शुरुआत हुई थी मेरी नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, इस गाने अरे से। वाह, तो क्या बात है, क्या और बात है। वो भी मजबूरी थी। हुआ ये कि कुछ और महिलाएं आई थी दूसरे शहर से, और वो बहुत अच्छी गायिकाएं भी थी, नृत्यांगनाएं भी थी, आई मीन अपने लोक नृत्य। तो वो जो थी, वो बार बार खुद अपना माइक वगैरह हाथ में ले लेती। तो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट थी, उन्होंने मुझसे कहा कि अन्नदा, तुम एक काम करो, तुम खड़ी हो जाओ, तुम डांस करो। मैंने कहा, इंदु बहन, मैंने तो कभी ये वाले डांस तो किए ही नहीं है। और मैं तो कथक करती हूँ, और वो तो गूंगा डांस कहलाता था उस समय। तो मैंने कहा, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी। बोले, तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे पैर तो चलेंगे। तो गाना कौन सा गाओ? तो मैंने अपनी मौसियों को देखा था, नगरी नगरी द्वारे द्वारे पे, तो मैंने कहा वही गा दीजिए आप लोग। तो ढोलक पे वही गीत चला, और फिर उस पे बस, फिर तो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। खूब आपका मैंने एक वीडियो देखा है, उसमें बहुत बढ़िया नृत्य आप कर रही हैं। अरे और साहब, हालांकि है तो वो फिल्म सॉन्ग पर ही है, जी, लेकिन लेकिन आपका नृत्य तो बहुत शानदार है। खैर, आज तो मैं आपसे निवेदन करता, लेकिन इस समय वैसा
माहौल नहीं है, वातावरण नहीं है। अगली बार मैं चाहूंगा आप पुनः हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उस जी समय आप थोड़े से एक दो वो भी हमें दिखा दीजिएगा नृत्य का। जो अभी तो जी। अभी क्या अभी नृत्य वाला वो भी चल रहा है, वो भी उसमें नहीं, वो तो नहीं अब चल रहा क्योंकि अभी कोरोना हो गया जैसे, तो वो सेंटर बंद हो गया। अगर वो चलता रहता तो हर दिवाली पे मैं एक नया डांस तैयार करती और मैं करती। तो नृत्य का की तो यहाँ कोई अब संभावना नहीं है। तो ठीक है, जाहि विधि राखे रामा ताहि विधि रहिए। बहुत आनंद लेती हूँ हर चीज़ में, वर्तमान खूब जीती हूँ, कल की चिंता नहीं करती हूँ, वो सब और करेंगे, वो ऊपर वाला करेगा, तो मुझे क्यों चिंता करनी? पूरा समर्पण है भगवान को और बहुत कुछ सीखा। ये इतनी जो मेरा लंबा लाइफ स्पैन है, उसमें सीखने को बहुत मिला, बहुत सीखने को मिला। तो मेरी बहन भी अभी मुझे दिखी, नीलम जी, जी। कुलश्रेष्ठ। नीलम कुलश्रेष्ठ जी अभी जुड़ गई थी। ये मैं फिर से पुनः ये हम खुद लोगों भी की बात मौसियों के बिना पूरी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ए बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही जी, कह रही हैं। जी, जी। तो नहीं, अब ये बताइए ना कि अब आप भारत कब से आई नहीं आप? तो क्या भारत की याद तो नहीं आ रही है आपको? यहाँ यहाँ का अरे! खान-पान, ये यहाँ का कल्चर जो है, यहाँ का उठना-बैठना, दुकानों की, बाज़ारों की, मतलब इतना शोर-शराबा, ये याद नहीं आ रहा आपको क्या? देखिए दिल नहीं करता कि मैं भारत जाऊँ और ये सब फिर उसका अनुभव बिल्कुल, लूँ? क्यों नहीं मन करता देखिए, क्योंकि मैं कुछ भी हो जाए देखिए, ऊपरी परिवर्तन, वेशभूषा वगैरह तो देखिए समय के अनुसार करनी होती है, थोड़ी सुविधा भी देखनी पड़ती है, लेकिन दिल से मैं एकदम देसी हूँ। आज भी मुझे कहें तो कि पिज़्ज़ा खाओगी कि पूड़ी आलू? मैं तो झट से पूड़ी आलू खाऊँगी और मैं यहाँ पे जो भी पर्व आते हैं, उन पे मैं पूड़ी आलू ज़रूर बनाती हूँ और हम लोग सभी खाने के शौकीन हैं और हमारे यहाँ पूरा हिंदुस्तानी भोजन बनता है। एक समय तो पूरा एक शाम जो होती है क्योंकि बाकी दिन इधर-उधर होते हैं सब 2 सब्जियाँ, दाल आदि बिल्कुल अपने रोटी-वोटी सब बहुत अच्छा और ज़रा शान मार देती हूँ कि हमारे मेरी जो बहू रानी है वो भी बहुत बढ़िया खाना बनाती है। तो बहुत अच्छा रहा मैं कोरोना में ये याद ही नहीं आया कि रेस्टोरेंट नहीं जा सकते हैं या क्या है, घर में ही बड़ा बढ़िया भोजन बन रहा था। लेकिन एक चीज़ है जो आप कह रहे हैं, भारत तो देखिए कदम-कदम पे याद आता है, कदम-कदम पे याद आता है। मतलब कुछ भी कहें बहुत मन थोड़ा एकदम कसमस आता है कि अपने भारत में बात ही कुछ अलग है। तो तो कोई कविता तो लिखी होगी उस पर? हाँ, बिल्कुल अरे बिल्कुल आपने मेरी मन की बात छीन ली। सुनाइए, सुनाइए। मैं आपको फिर पूरे पूरे स्क्रीन पे ला रहा हूँ। हाँ, सुनाइए। एक्चुअली ये कविता बहुत लंबी है, तो मैंने शुरू का छोड़ दिया, उसमें मैंने भारत का बताया है कि वो गंदगी चारों तरफ, कान-फोड़ आवाज़ हॉर्न की और सड़क पे हाथापाई, गुंडागर्दी और ये सब मैंने शुरू में बताया था, पर वो बहुत लंबी हो जाती, तो वो मैंने हटा दिया है। अब मैंने उसको थोड़ा उसका मैंने छोटा करके, उसको संक्षिप्त करके सुना रही हूँ मैं। सुनाइए, सुनाइए। आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। अब उम्र की सांधे बेला में अब उम्र की सांधे बेला में आ बसी हूँ विदेश में। अब उम्र की सांधे बेला में आ बसी हूँ विदेश में। मन में लिए बिना पूर्वाग्रह और कोई उलझन। मन में लिए बिना पूर्वाग्रह और कोई उलझन, सब कुछ छोड़ आई हूँ। बस साथ आया है मेरा मन और मेरा वतन। तो मन करता है उस माँ को जा गले लगा लें। बरसों पहले जिसकी गोदी में थे हम खेले, स्मृतियों में गुथे हुए हैं अनेक भावुक पल, जो मन के द्वारे दस्तक देते रहे रहते हैं अविरल। याद दिलाते रहते हैं देश की पावन माटी की, तन मन में बसी उसकी सौंधी खुशबू की। माना पश्चिमी संस्कृति ने हमें लुभाया है, भौतिक सुख सुविधा का लालच देकर नवयुवकों को खींच पास अपने बुलाया है, पर अपना तो अपना होता है, जैसा भी हो। साफ सुथरा, अस्वच्छ, अव्यवस्थित, असुरक्षित, नया पुराना, कैसा भी हो, करते हैं हम प्यार इसे, ये देश हमारा है। मंदिर सा, देवालय सा, ये देश हमारा है। इसकी चौखट पर है माँ की असीम ममता, वात्सल्य पिता का और संबंधों की अटूट संपदा। तो ये मैंने छोटी कर दी कविता, लेकिन अंत में मैंने यही उसमें ये भी जोड़ा था कि अब मैं यहाँ आ गई हूँ, तो अब मैं यहाँ पर मैं अपने भारत की मशाल जलाऊँगी। तो ये इस क्या तरह बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी, अच्छा, जी, ये बताइए कि वहाँ पर जो भारत के पर्व त्योहार हैं, जी। तो वहाँ पर किस तरह से क्या जो भारतीय समुदाय के लोग वहाँ रह रहे हैं, आपके कुछ वहाँ पर
इस तरह से कई परिवार होंगे, जी तो क्या आप उसको वही विधिवत रूप से जैसे यहाँ पर भारत में मनाते हैं पर्व बिल्कुल त्योहारों को? बिल्कुल अभी बिल्कुल जैसे दिवाली जी थी, तो हाँ किस तरह से क्या वातावरण बनता है उन दिनों? और जो वहाँ के लोकल हैं, जो जी स्थानीय लोग हैं, हम्म उनका कितना साथ मिलता है उसमें? देखिए दिवाली के दिन तो जैसी हिंदुस्तान में भी परंपरा है कि सब अपने घर में दिवाली मनाते हैं, तो उसी तरह हम भी पूरा विधि विधान से हम लोग पूरा सजाते हैं। भगवान की मूर्तियां जो पुरानी हमारे भगवान मंदिर में विराजमान होते हैं उनको निकालते हैं, उनको उस दिन नहला धुला करके और शुद्ध करके उनको पूरी झांकी सजाते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत शगुन का माना जाता है, आटे और हल्दी का एक चौक पूरते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी जो बहू है पुत्रवधू, वो मुझसे कहती है, "मम्मी ये चौक तो आप ही पूरेंगी।" तो मैं लगभग 6-7 साल से यहीं पे दिवाली मना रही हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैंने ये भी देखा कि यहाँ जो लोग हैं, वो पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। शायद भारत में भी अब उतना वो नहीं रहा है ये कि परंपरागत तरीके से मनाएँ। एक सोचते हैं कि पार्टी टाइप जैसे कि बस कोई उत्सव ऐसे मना रहे हैं पर विधि-विधान का ध्यान नहीं रखते। पर यहाँ तो ये सब बहुत ध्यान रखते हैं और बड़ी खुशी होती है। आरती करते हैं, सब करते हैं, फिर उसके बाद सबके तिलक लगाते हैं, उसके बाद बढ़िया भोजन करते हैं। बहुत अच्छा आनंद आता है। यहाँ मुझे ये कमी नहीं लगी। हाँ, ये ज़रूर होता था कि हम लोग फिर बाद में अगले दिन मिलने जाया करते थे सबसे, वो चीज़ नहीं है यहाँ। एक तो यहाँ छुट्टी नहीं होती दिवाली की, अच्छा, अच्छा। तो जी, जी, सब जी। बिज़ी रहते हैं, तो ये और बाकी आप बाबूजी का नहीं बाबू नहीं, बाबूजी के बारे में तो अभी बात करेंगे, लेकिन पिछले साल से ये जो कोरोना की बहुत गंभीर स्थिति पैदा हुई, ये हुँ, तो हुँ। केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में हो गया। जी, खास जी। करके अमेरिका में भी बहुत गंभीरता से इसका बहुत प्रकोप रहा वहाँ पर इसका जी, इस जी, जी। कोरोना का। तो हाँ। क्या आपकी गतिविधियाँ क्या रही? क्या अपने-अपने परिवारों में ही आप रहे और विशेषकर आपने अपना लेखन या और संगीत वगैरह इत्यादि कैसे उसको जारी रखा आपने? देखिए ये तो यहाँ पे जो नियम है, वो बड़ी कड़ाई से उनका पालन होता है और यही कारण है कि बहुत जल्दी यहाँ पर उस पे कंट्रोल पा लिया गया, काबू पा लिया गया। क्योंकि एक तो जनसंख्या तो भारत की जो है वो तो हमको दिखती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना ये सब। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मैंने देखी कि कानून बड़े सख्त हैं और इसीलिए यहाँ पर व्यवस्था है और अनुशासन है, जो कि हमें अपने देश में कम दिखाई देता है। तो बिल्कुल घर तक सीमित थे हम लोग। मुझे डायबिटीज़ है, तो ये भी कह दिया था बच्चों ने कि मम्मी आप तो अभी बिल्कुल सड़क पे भी नहीं जाएँगी, क्योंकि ये कहा गया था कि भई जिनकी अंडरलाइन कुछ डिज़ीज़ हो, वो बाहर नहीं निकलें। तो 1.5 साल तो मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकली। उसके बाद जब निकली तो तबीयत से सड़क पे घूमती हूँ, 4-5 किलोमीटर घूम के आती हूँ। बाकी समय अपने कमरे में आकर के और दोपहर को खूब लिखती हूँ, लिख कर के थोड़ा विश्राम करती हूँ। बड़ा बहुत ही बढ़िया यहाँ पर तो मेरी दिनचर्या है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए खुश नहीं होती तो वो चेहरे पे भी नहीं आती, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे क्या बहुत बात है! संतोषी क्या प्राणी बात है! क्या बात है! क्या बात है! और तो अच्छा, चूँकि आपकी साहित्य में रुचि है, हाँ, तो वहाँ पर चाहे हिंदी में लिखने वाले या और किसी भाषा में लिखने वाले कुछ साहित्यकार मित्र तो होंगे, कोई ग्रुप्स वगैरह होंगे, कोई इस तरह का समूह होगा जो आपस में बैठ के आप एक-दूसरे की रचनाएँ सुनते सुनाते होंगे? अ, वो तो मुझे अवसर नहीं मिला है, मैं जान भी नहीं पाई हूँ कि कोई ग्रुप है या नहीं है। लेकिन इतनी बात है कि कोरोना काल में तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हम तो एक तो मिल भी नहीं पाते। दूसरी बात क्या है कि मुझे इतने सारे लाइव प्रोग्राम मुझे मिले और मैं तो इसके लिए आभारी होंगी वनिका पब्लिकेशंस की नीरज सुधांशु शर्मा जी की। उन्होंने मुझे सबसे पहले अपने पटल पर मौका दिया और वो उसके बाद तो देखिए वही चीज़ है ना कि कविताएँ की, लोगों के सामने आई और इस तरह करते अब मैं काफ़ी सामने आ गई हूँ और मुझे खुशी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत बड़े-बड़े लेखक, विद्वत जन जो होते हैं, उनके मुँह से जब अपना नाम सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि और प्रेरणा मिलती है कि मैं और लिखूँ और बढ़िया लिखूँ, ताकि मैं सामने आऊँ। मैं इसके लिए एक तो आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की
बहुत आभार। जुड़े हमारे साथ जुड़े हैं वो। अरे वाह वाह, बहुत उनको ये मेरा देखिए प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल जुड़े हैं। जी ये देखिए उन्होंने एक सवाल पे कहा, रोचक सवाल है, जी और जी। नमस्ते कर रहे हैं। देखिए नमस्ते मैंने अरे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अरे वाह, वाजपेयी मैं बहुत वाजपेयी जी जुड़े हैं। जी जी जी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अगर मैंने बाबूजी के बाद अब मैं अगर किसी को आदर्श मानती हूँ तो वाजपेयी जी को मानती हूँ। और उनके उनके एक पटल पर जो वो पाठशाला जैसी लगाते थे, उसमें कविता और अन्य विधाओं की जिस तरह से वो समझाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक दो चीज में उन्होंने कहा कि अन्नदा जी आप भी इसमें कुछ लिखिए। और एक बड़ी चीज उन्होंने कही थी एक पटल पर, और जो मैंने कभी लिखी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं साहित्यकार उसको मानता हूँ, वो साहित्यकार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो बाल कविता ना लिखे। क्या अब बात है। मैंने तो एकदम तुरंत जल्दी से बाल कविता लिखी और उनको भेज दी ताकि साहित्यकारों की गिनती में तो आ जाऊं। तो इस तरह से मेरी बाल कविता शुरू हुई। फिर मैं अधिकतर छंद मुक्त कविताएं लिखती हूँ। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि दोहे या रोला छंद या और भी उन्होंने कह मुकरियां, अपने माहिया, और एक उन्होंने जापानी पद्धति समझाई थी, ताका। तो मैंने फिर इन सब पर अपने प्रयोग किए। और को थोड़ा बहुत सुनाइए ना, सुनाइए सुनाइए। चलिए मैं सुनाती हूँ, बिल्कुल सुना देती हूँ। तो पहले तो जी जी, दोहे सुना दूं। जो भी आपकी इच्छा है। मैंने कहा ना, ये आज आपका मंच है। अरे वाह, आप आपको जो इच्छा है वो बहुत सुनाइए। बहुत धन्यवाद। ये असल में तुलसीदास जी का वो दोहा है ना कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, क्या बात तुलसी है। जाइए कंचन बरसे में। तो कंचन बरसे में तो ये मुझे लगा कि उस समय तो बड़ा अच्छा लगता था। और तुलसीदास जी ने भी जब लिखा था तब लोग भी इस प्रकार के थे कि कोई आता था, कोई स्वागत करता था। तो इससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ दोहे लिखूं। तो मेरा पहला दोहा उन्हीं को समर्पित है कि नेह और उल्लास की बंद करो अब बात, नेह और उल्लास की बंद करो अब बात, मन मरुथल अब हो गए नैना सूखे पात। क्या बात है। फिर कोरोना ने क्या करवाया, आवक जावक छोड़ दें, आवक जावक छोड़ दें, घर सोए मुंह ढांक, हर स्नेह को ढूंढिए अपने अंदर झांक। अब नेकी में है नहीं तनिक हमें विश्वास, अब नेकी में है नहीं तनिक हमें विश्वास, कर्म करें दिन रात बस बिना फलों की आस। वाह वाह वाह। तेरा मेरा कर हुई इस जीवन की शाम, हाथ लगा कुछ भी नहीं खेला हुआ तमाम। मंदिर करते दान सब स्वार्थ सिद्ध हो जाए, प्रभु प्रभु प्रसन्न हो जाए, फूलेगा व्यवसाय। वाह वाह वाह। तो इसी तरह का है, तन को खुला न राखिए खा जाएंगे गिद्ध, मन को तंग न राखिए काम ना होंगे सिद्ध। और फिर अहम अहम के बीच में छिड़ी जोर की जंग, हाथ मलते रह गए गया न कुछ भी संग। और ईर्ष्या द्वेष मत को उठा रख दो ऊपर ताक, ईर्ष्या द्वेष मत को उठा रख दो ऊपर ताक, मन निर्मल हो जाएगा प्रेम उठेगा जाग। तो यह है। अब बिन लास्ट बता रही हूँ, बिन बुलाए आ गए, आप समझ ही जाएंगे कौन है। बिन बुलाए आ गए करें ना प्रस्थान, मन ही मन में कोसिए बस है यही निदान। तो वाह 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 वाह। अनवांटेड गेस्ट के लिए है ये। तो ये क्या है। बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं अभी वो सुनाती हूँ आपको जो मैंने आपसे सीख के, वाजपेयी जी से सीख के जो मैंने लिखा है। देखिए, एक तो है कि कह मुकरी, बड़ी ये बिल्कुल लुप्त प्राय हो रही हैं ये विधाएं। तो एक इसमें सुनाती हूँ कि जी जी। बात बात पर वो टोकता, बुरा काम करने से रोकता, ऊपर से कठोर कोमल है भीतर, क्यों सकी साजन नहीं सकी टीचर। तो है, ये क्या बात है, क्या बात है। और वाह वाह। एक है, रातों को बहुत जगाता है, कभी हंसाता कभी रुलाता है, साथ खूब घुमाता रंग जमाता अपना, क्यों सकी साजन नहीं सकी सपना। तो इस तरह से होती है क्या मुकरियां। उसके बाद एक रोला छंद मुझे मैंने लिखा है उन्हीं की प्रेरणा से कि सरल चांद से नहीं चांदनी को ले भगना, सरल चांद से नहीं चांदनी को ले भगना, तारे पहरेदार है मुश्किल उनसे बचना, दरिया क्या दिल बात है है। चांद, दरिया दिल है चांद, सभी से उसका नाता, चोरी क्यों जब चांद स्वयं चांदनी लुटाता। तो वाह वाह, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी, और बहुत एक बढ़िया। जो जापानी पद्धति है उसका भी मैं एक सुना देती हूँ। ये जी। इसमें क्या है कि सिर्फ 5 लाइनें हैं। इसमें पहले में 5 अक्षर, दूसरे में 7, तीसरे में 5, फिर
चौथी और पांचवी है साथ साथ। तो जी इसमें जी आपको पूरी बात कह देनी है अपनी, मतलब आपको मौका नहीं है ज्यादा इधर उधर घूमने का। तो वो मंजिल 5 इसमें वो है अक्षर, 5 अक्षर हैं। वह मंजिल सामने आकर भी मिल ना पाई मेरी गफलत से, मेरी हरकत से। खत्म बात। क्या बात है, क्या बात है। आपने गागर में सागर भर दिया पूरा, बता जी, वो ये पूरा ताता चित्र। का पद्धति ऐसी है। और जी जी अगर वाजपेयी जी नहीं बताते तो हम लोगों को कभी आता भी नहीं दिमाग में। और एक और बड़ा अच्छा है, उड़ते पक्षी मिलने को आकुल, नीड़ में बैठे भूखे प्यासे विवल अपने दुलारों से। तो ये है। वाह, क्या और बात है, क्या बात। प्रकृति पे है कि काट दिए जो हरे भरे जंगल, काट दिए जो हरे भरे जंगल, अब भुगतो प्रकृति का प्रकोप। तो वाह ये वाह है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत माया भी बढ़िया। लिखा है, माया भी लिखा है। मैं गा तो नहीं पाऊंगी क्योंकि गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, फिर भी कोशिश करती हूँ। दुनिया के मेले में लाखों लोग मिले, पढ़ना न झमेले में, अरे वाह, क्या बात है, कण बहुत बढ़िया, बहुत। कण में तू छाया, सच्ची नजर हो दर सब और नजर आया। ये है। अब देखिए गला नहीं साथ देता मेरा, लेकिन मैंने कोशिश की। और अब बाल कविता वगैरह तो अब नहीं सुनाऊंगी, वो फिर कभी। तो इस तरह है। और अब आप कहें। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। अच्छा, अब बात अभी हम आपकी चित्रकला के बारे में भी करेंगे। तो कैसे वो रुचि पैदा हुई उसमें, क्या उसमें क्या कोई विशेष आपने प्रशिक्षण लिया, या वो शौकिया आप करते रही हैं? जैसे आपने देखिए। पेंटिंग्स पेंटिंग्स वगैरह बनाई है। जी, जी। देखिए, जैसे आपने आपको मैंने कहा कि नागदा मेरे जीवन का स्वर्णिम काल था। मुझे बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला। तो शांति निकेतन के आर्टिस्ट आए हुए थे वहाँ, और वो ये क्लासेस लेते थे। तो उसमें मैंने वाटर पेंटिंग, ऑयल कलर पेंटिंग, लेदर वर्क, बाटिक वर्क और ये सब की चप्पलें बनाई हैं बाटिक, लेदर बाटिक से कैमरे के केसेस बनाए। तो ये सब है। और सबसे अच्छी बात थी कि नागदा में कॉम्पिटिशन्स बहुत होते थे। तो अब आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत लंबे बाल होते थे मेरे घुटनों तक। तो हम लोगों के केश प्रतियोगिता भी हुई उसमें। मैंने भाग लिया और मुझे भगवान की दया से हर बार फर्स्ट प्राइज़ मिलता था। नाम डिस्क्लोज़ नहीं करते थे हम लोग, पर्दे के पीछे बैठाते थे, मेहंदी कॉम्पिटिशन होता था और ड्राइंग, पेंटिंग इसमें सब। तो बस एक जो ये जो ललक थी मेरे अंदर, एक जो कि मुझे सबसे सब कुछ में भाग लेना है। तो इसने मुझे हर चीज़ सिखाई। मुझे स्टिचिंग भी सिखा दी, एम्ब्रॉयडरी भी सिखा दी, निटिंग भी सिखा दी। इतनी पेंटिंग्स बनाई, बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स बनाई मेरे घर में, वही पेंटिंग्स लगती थी। तो मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत कुछ मिल गया जो मैंने पाना चाहा। मेरी सारी साध पूरी हुई। इसीलिए थोड़ा नागना में लेखन बेचारा पीछे पिछड़ गया। लेकिन बस देखिए, वो भी भगवान ने मौका दे दिया, आप लोगों ने मौका दे दिया और मैं बढ़ रही हूँ आगे। तो तो चित्रकला इत्यादि में आपका मुख्य थीम क्या रहा है? मैं प्रकृति को बहुत प्रेम करती हूँ। और जी जी जी, मुझे लोगों के फिगर बनाने के बजाय मैं लैंडस्केप अधिक बनाती थी। वो बहुत मेरा बढ़िया, हाथ सुंदर था। जी, जी जी। और उसी में मैंने अधिक हाथ साफ किया और स्पैचुला पेंटिंग और ये सब जो था वो मैंने की। और वही बात है कि ये मैं स्वांतः सुखाए किया। एक बात मैं आपसे कह देती हूँ, मैं जो भी कुछ करती हूँ वो स्वांतः सुखाए करती हूँ। मैंने कभी नहीं, पर ये भी मन करता है कि लोगों को मेरी वजह से दुख ना पहुंचे। स्वांतः सुखाए तो मेरे लिए है, पर हो सकता है कि किसी के लिए किसी को उसमें कटुता कुछ नजर आए, वो भी मैं नहीं होने देती। क्योंकि मैंने ये ध्येय बनाया है कि मेरी वजह से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। और इस उम्र में आकर के तो आप मानेंगे नहीं, ना तो आकांक्षाएं रह जाती हैं, ना अपेक्षाएं रह जाती हैं। क्या तो बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने। जी आराम जी। से चलती रहती हूँ। और हर दिन को हर दिन को एंजॉय करती हूँ, वर्तमान को एंजॉय करती हूँ। तो ये वो है ममता मेरा। ममता किरण जी भी जुड़ गई हैं, अरे अन्नदा वाह! जी। बड़ी प्यारी हैं, मुझे तो बहुत आदर देती हैं वो भी, बहुत प्रोत्साहन बढ़ाती हैं। देखिए, सब मेरे से छोटी हैं, लेकिन मैं इन लोगों को अपने से ज्ञान की दृष्टि से बौद्धिक उस पे स्तर पे बहुत ऊँचा मानती हूँ। तो मैं मुझे बुरा लग रहा है कि मैं सबको अपनी तरफ से अभी नहीं कुछ कह पा रही हूँ, लेकिन आप हैं ना, तो आप मुझे नाम बताते जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, लेकिन बाद में आपसे एक ये विनती करता हूँ कि आप बाद में जब प्रोग्राम के बाद
आप जो कमेंट्स आए हैं उन पर अगर आप जी हाँ, उस वो पर अपना जी हाँ, उत्तर मैं देना जरूर, चाहेंगे अपने, जी तो बिल्कुल आप बिल्कुल, दे दीजिए, कोई बात नहीं है। वो तो तो मेरा अच्छा, कर्तव्य और मेरा सौभाग्य है। जी आपको क्या लग रहा है कि अभी देखिए आपने तो कविताएं भी लिखी हैं, बाबूजी का आशीर्वाद भी आपको मिला है, उनके सानिध्य में आपने पर्याप्त रचनाएं भी लिखी हैं, आपने गीत भी लिखे हैं। अब आप कह रहे हैं कि वाजपेयी जी ने आपको ट्रेन किया है उसमें दोहे और इत्यादि लिखने में, और उसके साथ साथ आपने नृत्य में भी वो पूरा किया है, संगीत भी है। अब आपको क्या लग रहा है, अभी देखिए आदमी अभी तो बहुत कुछ ये चाहता ना कि बहुत पूरा हो जाए वो, और भी कई चीजें मैं करना चाहूंगी या चाहूंगा। तो जी। आपको क्या लग रहा है कि अभी बाकी क्या रह गया, शेष क्या है अभी जो आपको लग रहा है कि नहीं अभी ये भी करना है? देखिए, जैसे कि मैं लिख रही हूँ अब, तो मेरा बहुत मन हुआ कि कविता संग्रह तो चलिए अब मैं भगवान की दया से छप जाएगा तो बहुत खुशी की बात है, वो भी मेरे अपने आनंद के लिए है। मैं एक उपन्यास भी लिखना चाहती हूँ, क्योंकि क्या मैं बात चाहती हूँ कि सब एक कंप्लीट हो जाए, और मैंने वो उपन्यास काफ़ी लिख भी दिया है, पूरा भी कर दिया है, तो वो भी छप जाएगा। तो मेरी बड़ी साध है कि ये 2 चीज़ें मेरी ज़रूर आ जाएँ मेरे रहते हुए। बाकी इतनी बात ज़रूर है कि देखिए, लोग कई बार ये कहते हैं कि भई उम्र हो गई है, तो मुझे जो है वो कभी-कभी बड़ा मन में ज़रा थोड़ा-सा बुरा लगता है, खीज आती है कि भई ठीक है, भई उम्र तो हो गई है, लेकिन दिल भी तो अपनी जगह है। तो उसमें दिल है तो भावनाएँ हैं, और भावना है तो आलोड़न लेंगी ही। तो आप कैसे आप सोचते हैं कि आप अपने दिल की भावनाओं को दबाएँ, और क्यों दबाएँ? तो मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि किसी शायर ने भी बड़ी अच्छी बात कही है कि उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहाँ है। बहुत लोगों ने सुना होगा ये, उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहाँ है, महसूस ना करें तो बढ़ती कहाँ है। उम्र को रोकना है तो शौक ज़िंदा रखिए, घुटने चलें या न चलें, मन उड़ता परिंदा रखिए। क्या तो बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत मैं सुंदर, तो उसी बहुत। श्रेणी की हूँ। मैं आज भी अपने आप को सच कह रही हूँ, मैं आज भी मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। मेरे अंदर, मन के अंदर एक बच्ची है, जो मुझे सदैव बच्ची ही बनाए रखेगी। तो मैं इस पर मैंने ज़रा कुछ कहा है, एक वो है कि सुनाइए सुनाइए सुनाइए, आपका बस स्वागत कोई है। बस कोई समझे ज़रा। जब लोग कहते हैं ना बूढ़ी हो गई, तब मैं कहती हूँ बस कोई समझे ज़रा, उम्र बढ़ती चली जाए तो क्या? उम्र बढ़ती चली जाए तो क्या? दिल तो अपनी जगह ही है। कैसे कह दूँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कैसे कह दूँ? अच्छा, इसके लिए भी आपने दिल को ही जिम्मेदार ठहराया। बिल्कुल, तो मेरा मेरा तो वो बहुत अहम हिस्सा है। ये दिल ही जी तो जी। है जो सब कुछ करवाता है मुझसे। तो कैसे कह दूँ कि श्रृंगार रस के गीत अब दिल के तारों को झंकृत नहीं कर जाते। वाह वाह बारिश वाह। बारिश की रिमझिम फुहार और सावन अब तन और मन को भिगो नहीं जाते। कैसे कह दूँ? अभी भी मेरे मन में भावनाएँ उठती हैं वो सब देख के। तो स्मृतियाँ भी कहाँ चुप बैठती हैं। अब ये देखिए ना, क्या-क्या याद करूँ। स्मृतियाँ भी कहाँ चुप बैठती हैं। लेकर पुराने मीठे प्यारे पलों को आकर हलचल मचा जाती हैं। दिल के झरोकों से झाँकते चित्रों को भावनाओं के द्वार से एक-एक कर अतीत के आंगन में ले आती हैं, और मन को गुदगुदा जाती हैं। पर एक कसक, फिर मैं अब जो रियलिटी है, जो यथार्थ है, उस पे आती हूँ। पर एक कसक, एक टीस तड़पा जाती है, याद कर उसे जो समझता था मेरे मन को, महसूस करता था अंदर घुमड़ते मेरे भावों को। अब ना कोई देखने वाला है, ना सुनने वाला, ना समझने वाला है, ना महसूस करने वाला। तो फिर क्यों कहो? तो फिर क्यों कहो? अनकही को अनकही रहने दो। तो फिर क्यों अरे वाह, कहो? अनकही को अनकही रहने दो। मन को ही समझा लो कि जानम समझा करो। क्या बात है, क्या बात है, क्या ये बात है, मेरी, बहुत बहुत, जी। बहुत सुंदर, अरे बहुत अनुपम जी सुंदर। को भी देख रही हूँ, अनुपम जी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ जी, अनुपम जी है, जी, लक्ष्मी लाल जी है, हाँ वो जी। आपको बहुत बहुत अरे वाह! बधाई दे रहे हैं। बहुत-बहुत और अच्छा। साथ में अरुण कुमार पासवान जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ, अ, बहुत-बहुत अच्छा लग रहा है सबको। ये मैं दे रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मुझे अनुपम मिठास प्रशंसा ही दे, कौड़ा जी भी है। वाह, जी वाह, वाह! जी जी, दिल तो बच्चा है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल, सच्चा बिल्कुल, है। बिल्कुल। हाँ, बाला साहेब जी भी हैं जो बहुत हाँ, बहुत बधाई दे रहे हैं आपको। अब जी, देखिए ना, बाद में कितने आपके जो जानने वाले हैं, आपसे प्रेम करने वाले हैं, आपको स्नेह देने वाले,
आपसे आशीर्वाद लेने वाले बहुत सारे मिलेंगे आपको जी जी इसमें। जी तो इस- अच्छा, अब ये बताइए कि अब भारत आने का कब विचार है? अब जी, कोई कोई प्रोग्राम, कोई ऐसा कार्यक्रम बन रहा है क्या? देखिए फिलहाल तो अभी नहीं है, क्योंकि जो स्थिति चल रही है उसमें अभी तो भारत के लोग कह देते हैं कि अभी मत आओ, कुछ दिन बाद आना। मैं निकलना चाह रही हूँ अभी यहाँ से, क्योंकि मैं 2.5 साल से बिल्कुल कहीं नहीं गई हूँ। तो मेरा बेटा जो है सिंगापुर में, वो भी बुला रहा है, लेकिन अभी उसको भी कहना पड़ रहा है कि मम्मी इस समय सिंगापुर सबसे विकट स्थिति में है। इतना अच्छा सब चल रहा था, लेकिन ये जो आपका है डेल्टा, उसने बहुत, और वो सीनियर लोगों को ही चपेट में ले रहा है। तो ओहो। सिंगापुर की जो सरकार है वो इस मामले में बहुत पर्टिकुलर है कि हम सीनियर लोगों को की मृत्यु दर को बढ़ने नहीं देंगे। तो इसलिए मैं अभी रुकी हुई हूँ, पर ये भी घर है वो भी घर है, तो बच्चों के साथ हूँ। नहीं नहीं, वो तो बात सही है। और हाँ, भारत आने का जब मन है तो वहां तो यहाँ तो सब आपका स्वागत करेंगे। अरे अरे सब बिल्कुल। सब मैं लोग आपका, आपके जी आपके शुभ चिंतक प्रतीक्षा कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल आप बिल्कुल। कब आए? देखिए, बहुत सारे लोग जुड़ गए। आशमा कौल जी भी जुड़ गई हैं, अरे तो वाह। लिख रही हैं आप बहुत प्यारी हैं। अरे तो जी जी, संतोष रैना जी भी बहुत अरे जुड़ वाह गई हैं। वो भी कह रहे हैं कि वाह, बहुत ही मार्मिक और बहुत संवेदनशील धन्यवाद। मैं क्या वक्तव्य। बताऊँ, मैं ज़रूर सबको बाद में उत्तर दूँगी, और जो मेरे प्रति इतना स्नेह और आदर दे रहे हैं, वो मैं सच्ची में उससे आत्मविवल हो रही हूँ, और मैं ज़रूर मैं उनको सबको जवाब दूँगी। और चलिए, आपके मेरे समय शायद आपका होता जा रहा नहीं, है। कोई बात नहीं, कोई अभी 5-7 मिनट और चलेगा। अब आप कोई एक अच्छी सी अभी हाल में ही कौन सी कविता लिखी है आपने? मैंने असल में मैंने तो, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जब साहित्य की हर विधा में लिखती हूँ, तो ऐसा कैसे श्रृंगार का मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा था। और मुझे लगता था, लेकिन मैं क्या करूँ, क्षमा कीजिए, श्रृंगार की कुछ बातें अंदर से आ नहीं रही थी। तो मुझे बुरा लगता था, पर एक दिन बैठे-बैठे न जाने कैसे, और मेरे मन में आया कि मैं श्रृंगार पर गीत लिखूँ। ग़ज़ल मैंने ज़रूर लिखी, एक ग़ज़ल लिखी है, और वो भी मुझे बहुत संतोष है कि अच्छी है, पर नई नहीं है, मैं सुना चुकी हूँ उसको। सुनाइए, आपका स्वागत है। जी, जी। चलिए ग़ज़ल सुना दूँ, उसके 2-1 अ, सुनाइए, सुनाइए, बिल्कुल। मैंने, देखिए, एक मेरे मन में ये परेशानी है कि गीत हो या ग़ज़ल हो, वो अवश्य वो गेय होनी चाहिए, वो गा के जो सुनाई जाती हैं, उसमें आनंद कुछ अलग होता है। तो मैंने तो अपने कैसे भी गले से वो शुरू की है। अब अगर गला चल गया तो मैं गा दूँगी पूरी, नहीं तो मैं फिर पढ़ के सुनाऊँगी। थोड़ा-सा तरन्नुम में थोड़ा-सा गुनगुनाइए, अच्छा लगेगा। अगर आपको लगेगा तो फिर जी, जी। जी, आपका बिल्कुल। स्वागत है। थोड़ा-सा जल पीजिए, पानी पीजिए। बिल्कुल पी लिया। सुनिए। जी, जी। दिल की अगर ज़ुबान होती तो अनर्थ हो गया होता। क्या बात है, क्या बात है। दिल की अगर ज़ुबान होती तो अनर्थ हो गया होता। जो ढका छुपा था अब तक, जो ढका छुपा था अब तक, सब उघड़ गया होता। आँखें पढ़ने का शऊर होता, आँखें पढ़ने का शऊर होता, तो नादान न रह गया होता। अनकहा न रहता कुछ भी, अनकहा न रहता कुछ भी, सब बयां हो गया होता। देखिए, गज़ल में भी हिंदी शब्द आ गए हैं। तो सुन सुन के सबकी बातें परेशान हो गया होता। सुन सुन के सबकी बातें परेशान हो गया होता। सुलझा हुआ था अब तक, सुलझा हुआ था अब तक, फिर उलझ गया होता। वाह, वाह, वाह! क्या बात है। सुंदर, 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 सुंदर पंक्तियाँ। जी, जी, अब जी। दो और शेर हैं, मैं सुना देती हूँ। सुनाइए, सुनाइए।
अपना सब गंवा कर, अपना सब गंवा कर किसी का हो गया होता, दुनिया के सब अमीरों में, दुनिया के सब अमीरों में अपना सब कुछ गंवा कर दुनिया के सब अमीरों में शुमार हो गया अरे होता। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर पंक्ति, बहुत सुंदर पंक्ति, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत जी जी, धन्यवाद। उम्दा अंतिम है, उम्दा, बहुत। अंतिम है। जी जी जो जी। भी था मुझ में मेरा, जो भी था मुझ में मेरा, तुझ में अर्पण हो गया होता, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खुद को खुदा न समझता, खुद को खुदा न समझता, तो खुदा पा गया होता, दिल की अगर जुबान होती तो अनर्थ हो गया होता, दिल की अगर जुबान होती। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। थोड़ा सा गला आपका इस समय अन्यथा तो बहुत उभर के आ जाता, बहुत बढ़िया हो हाँ जाता, जी, गला लेकिन खैर। बेचारा जैसा भी है। नहीं, आज तो आपने कहा ना कि मौसम भी वहाँ बहुत खराब है, वॉशिंगटन में बारिश जी, बहुत हो रही है। तो हम्म। अच्छा, ये बताइए कि बाबूजी ने तो आपको बहुत प्यार किया है, बहुत ही लाड प्यार से पाला है। कोई ऐसी घटना याद है कि जब उन्होंने आपको डांटा भी होगा? अरे आपने सच में मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपका जो ये पटल है ना, आपने इसका बहुत सही नाम रखा है। कितनी यादें हैं और सच में सोचना पड़ता है कि किस-किस को याद करूँ, कैसे याद करूँ? तो ये आपने एक बहुत ही बढ़िया बात आपने छेड़ दी कि कभी बाबूजी ने डाँटा होगा। देखिए, अम्मा या माएँ जो होती हैं ना, वो तो तड़-तड़ 2-4 जड़ देती हैं, जब उनके मुताबिक चीज़ नहीं होती या हम कहना नहीं सुनते। लेकिन मेरे बाबूजी ने मुझे ज़िंदगी में कभी भी नहीं डाँटा। और अगर मैं एक घटना सुनाती हूँ, शायद उससे मैं अपनी बात साफ कर पाऊँगी कि हम लोग ना 1954 में हम लोग गए थे कश्मीर। अब ये कश्मीर की बात आई तो देखिए गुलाम मोहम्मद बख्शी उस समय वो होते थे अपने मुख्यमंत्री। नहीं, उन्हों उन दिनों प्राइम मिनिस्टर होते थे, वो प्राइम मिनिस्टर हाँ, थे। प्राइम मिनिस्टर होते थे, राइट यू आर। मैं तो कश्मीर में उन दिनों प्राइम मिनिस्टर होता था। जी, जी जी जी। मैं भूल गई, काफ़ी दिन हो गए इस वाह। बात को। जी जी जी। मुझे याद है उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने कहा शाम को मेरे यहाँ पार्टी आप लोग आइएगा और मेरी तरफ देख के बोले इस बच्ची को ज़रूर लाइएगा। मैं 11 साल की थी उस समय, इसको ज़रूर लाइएगा। आप मानेंगे नहीं पूरे वक़्त मुझे अपनी गोद में बैठाए रखा उन्होंने और मैं पतली-दुबली थी, अब कोई विश्वास भी नहीं करेगा इस बात का। पतली-दुबली थी तो मेरे भुजाओं को ऐसे टटोलते रहे कि अरे बड़ी दुबली है, यशपाल जी ये बच्ची बड़ी दुबली है और इतना स्नेह दिया पूरे वक़्त मुझे गोदी में अपने बैठाए रहे। तो सब सब समय-समय की बात है वो बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे थे। बहुत बहुत प्यारे, बहुत अच्छे थे। जी जी और जी। तो चलिए मैं प्रसंग वो सुना देती हूँ कि 1954 की बात है और हम 2-3 परिवार कश्मीर गए थे। अब कश्मीर तो आपसे जुड़ा हुआ है, तो अच्छा लग रहा है आपको भी सुनाना। तो छोटे मिटा मोटे मिलाकर के हम लोग 12 लोग थे। सब लोग कृष्णा हठी सिंह आपने तो आप जानते भी होंगे उनकी नेहरू जी और विजय लक्ष्मी जी की सबसे छोटी बहन थी। उनके यहाँ हम ठहरे थे। तो मैं करीब मैं 11 वर्ष की थी, भाई 9 वर्ष का था। तो हमने पूरी यात्रा में बाबूजी को बहुत तंग किया। कभी प्यास लग रही है, कभी भूख लग रही है, कभी ये ज़िद, कभी वो ज़िद, कभी पैर में दर्द, कभी बहुत परेशान किया। तो बाबूजी तो हँसते-हँसाते सब चीज़ों का समाधान करते रहे। लेकिन हमारी अम्मा जो थी, वो एक दिन बड़ी ज़ोर से गुस्से से चिल्लाकर बोली, "परेशान कर दिया इन बच्चों ने, अब इन्हें हम कभी साथ नहीं लाएँगे।" अच्छा। वो तो कह गई, लेकिन मैं हमेशा से बड़ी संवेदनशील रही हूँ, रो भी बहुत जल्दी पड़ती थी, तो मुझे तो ये बात चुभ गई। अगले दिन जब सब घूमने के लिए रवाना हुए, तो मैं तो अड़ गई। मैंने कहा हम तो बहुत परेशान करते हैं, हम नहीं जाएँगे। अम्मा ने पहले प्यार से खूब समझाया, फिर डाँटा पर मैं टस से मस नहीं हुई। अब किसी दूसरे घर में तमाशा बनते देख अम्मा झुँझलाती हुई बाबूजी से शिकायत कर आईं। बाबूजी कमरे में आए, मेरे कंधों को दबाते हुए इतना भर बोले कि, "क्या बात है? चलो।" ये टोन थी उनकी, "क्या बात है? चलो।"
मैंने उनकी आवाज में छिपी हुई खींच भांप ली और मेरे बाल सुलभ मन पर उस अप्रत्याशित खींच का बड़ा असर हुआ, क्योंकि बाबूजी ने कभी भी हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। मैं चल तो दी, पर बाबूजी से रूठी रही। हमेशा मैं बाबूजी के साथ चलती थी। बाबूजी ने बहुत प्रयत्न किया किसी तरह मुझे हंसाने का, पर मैं जानबूझकर अपनी उदासी जताती रही। बाद में डल झील में सैर की बात आई, 2 शिकारे किए गए। मैं यूं तो हमेशा बाबूजी के साथ रहती थी, उस दिन अलग शिकारे में बैठी। तो बाबूजी ये सब भांप रहे थे। थोड़ी देर में देखती क्या हूँ कि बाबूजी वाला शिकारा हमारे शिकारे से एकदम सटकर चलने लगा। तो मैंने हैरत से उधर देखा तो मेरी नजर बाबूजी की तरफ गई और बाबूजी को एकदम अपने सामने बैठा हुआ पाया। जब उन पर नजर पड़ी तो हक्की बक्की रह गई। वे दोनों हाथों से कान पकड़कर जैसे मुझसे कह रहे हो कि बेटी मुझसे गलती हो गई, अरे वाह, मुझे क्षमा कर दो। मेरी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई और आज भी इस पल में को याद कर मेरी आंखें नम है। क्या और बात है, क्या मैं एक जो आपको बता रही हूँ, मैंने यही संस्मरण जब बाबूजी की षष्ठी पूर्ति थी उस पर मैंने सुनाया। वहाँ ये जगजीवन राम जी थे और नेता थे, लक्ष्मीवल सिंह जी थे, जी जी प्रकाश जी। शास्त्री थे, क्षेमचंद सुमन थे, बहुत काफी विद्वान लोग वहाँ थे। तो मुझसे कहा कि आगे बोलो। मैं नागदा से खास विशेषकर इस प्रोग्राम के लिए आई थी, तो मैंने वहां सुनाया। तो उसके अंत में जगजीवन राम जी ने मुझसे कहा कि बेटी तूने तो हमें रुला दिया। और अरे डॉक्टर वाह, प्रकाश वी शास्त्री, लक्ष्मीवल सिंघवी जी, अन्य गणमान्य अतिथियों ने मुझे बहुत सराहा और लक्ष्मी सिंघवी जी ने तो आकर मुझसे कहा कि बेटी तुझे तो लेखिका होना चाहिए। मैंने तो कभी सोचा नहीं कि उस समय की उनकी जो भविष्यवाणी है या जो उनका ये एक अंदर से जो इच्छा है वो पूरी होगी। इसी तरह की एक बात मैं बता रही हूँ आपको। शिवमंगल सिंह सुमन, उनको मैं चाचा जी कहती थी। क्या वो बात है। उनका उनका शिक्षक दिवस पर वो नागदा आए और उनका साक्षात्कार लेना था। अब किसी को समझ में नहीं आया कौन ले, तो सबने कहा अरे वो है ना नंदा पाटनी, वो यशपाल जी की पुत्री है, वो ही ले लेंगी उनका साक्षात्कार। मैंने वो साक्षात्कार उनका लिया और मुझे बड़ी खुशी है कि हालांकि तैयारी बहुत की, क्योंकि कुछ भी मुझे विशेष मेरे पास सामग्री नहीं थी। काफी इधर उधर टटोल टटोल कर सामग्री लाई और उनकी इंटरव्यू ली। बहुत खुश हुए। तो उनको मैंने एक घटना सुनाई जिससे वो बहुत अभिभूत हुए। उन्होंने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में निराला जयंती पर उन्होंने निराला जी की राम की शक्ति पूजा ये सुनाई थी उनकी कविता। मैं आपको बता नहीं सकती कितना ओजस्वी पाठ किया था। आज भी मैं वो याद करती तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। तो वो मैंने उनको बताया कि उस दिन आपने जो निराला जयंती पर आपने जो राम की शक्ति पूजा सुनाई, वो इतने ओजस्वी पाठ किया कि मुझे विश्वास है कि नभ के किसी कोने में निराला जी भी चकित भ्रमित से खड़े आपकी पीठ ठोक रहे होंगे। वो अरे वाह, क्या बात है, इतने क्या बात खुश हो गए, इतने खुश हुए सुमन चाचा जी। और एकदम से मुझसे कहते हैं, इंटरव्यू के दौरान कहा उन्होंने सबके बीच में कि मुझे बहुत खुशी है कि हमारे समाज में ये अन्नदा जैसी विदुषियां हैं। मैं तो क्या बताऊं मेरे लिए तो ये पुरस्कार हैं सारे। तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने तो पूरा ये जो अतीत के झरोखे से कहते हैं ना कि पूरा अरे अतीत सामने, साक्षात सामने, आंखों के सामने ला के रखा। और यशपाल जैन जी को, आपके बाबूजी को मेरा भी सादर नमन। मैं उनको बहुत याद करता हूँ। जी, और आपने कष्ट किया यहाँ पर इस मंच पर आने का। अरे कष्ट क्या किया, और मेरा सौभाग्य है मुझे आपने ये अवसर दिया। ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और क्योंकि अधिकतर मैंने कविता काव्य पाठ किए हैं, इस तरह के आयोजन जो हैं मुझे अपने अतीत में ले जाते हैं और फिर से मुझे सब जो याद दिलाते हैं। तो आपके तो इसके बिल्कुल आपने नाम सार्थक किया अपने पटल का और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस मुझे लगता है विराम देना चाहिए और जैसा आप कहें, जैसे आपकी आदेश हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कभी आगे मैं चाहता हूं कि आपके साथ फिर एक कार्यक्रम आगे रख लेंगे अभी बिल्कुल कुछ समय बाद। तो फिर और बहुत कुछ सुनने को आपसे मिलेगा। नहीं और होगा। आपकी, और तब तक आप एक पुस्तक लेकर आइए तो उसका हम लोकार्पण भी करेंगे। अरे और वाह! साथ में कुछ और व्यक्ति को साथ में शामिल करेंगे। अरे वाह! वाजपेयी जी को बुलाएंगे उस दिन। उनको वाजपेयी जी, वो तो मुख्य अतिथि होंगे, वो तो उनके हाथ से नहीं ही नहीं, होगा। वो तो वाजपेयी जी को वो तो लाना मेरी तो मेरे, मेरी प्रेरणा वो, है। और जी जी जी, वो जी, हमारे तो परम मित्र हैं। तो उनको मैं वो बता दूंगा कि वो आ जाएंगे और आप भी रहेंगे। बहुत जी, बढ़िया रहेगा। और जी। सुबोध शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ इस बीच अरे में। वाह! रजनी रैना, विजय,
शाकली ठाकरे। जी जुड़े हुए हैं, बाला साहेब जी जुड़े हैं, बहुत सारे मित्र। आप बाद में कमेंट्स देख लीजिएगा, हाँ, कमेंट्स बहुत सारे मैं आएंगे। एक बात कहना चाहती हूँ रैना जी जी, जी जी। आज के इस पूरे कार्यक्रम का श्रेय मैं आपको देती हूँ। कितना आप बिल्कुल, मुझे लगा ही नहीं कि मैं कुछ ये औपचारिक है, और मैं इतने आराम से इतनी सहज हो गई। आप मानेंगे नहीं, मेरे मन पे बहुत इसका दबाव था कि आप जैसे इतने विद्वान व्यक्ति, और फिर इस पटल से जो विद्वान लोग जुड़ेंगे उन सब के बीच में मैं कैसे कह पाऊंगी, नर्वस तो नहीं हो जाऊंगी। लेकिन आपने तो इस तरह से मुझे सहज कर दिया कि मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। और तो बस वो श्रृंगार की 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगी, उसी से आप जरूर 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 कि जरूर। चलो कुछ गुनगुनाते हुए हम चलते चले, सफर में हम राही बन बस चलते चले। चलिए, क्या बहुत बात है, बढ़िया क्या तरीका बात। है। और मैं हमेशा अपनी कुछ पंक्तियों से मैं हमेशा विदा लेती हूँ, तो वो बहुत बार कह चुकी हूँ, फिर भी मेरा मन नहीं मानता, मैं जरूर कहूंगी कि अ, हम मिले ना मिले, हम मिले ना मिले, जुड़े रहने का एहसास ही काफी है। अब वाह वाह मालूम वाह वाह, क्या मालूम नहीं बात अब है। कब मिलेंगे, क्या है। हम मिले ना मिले, जुड़े रहने का एहसास ही काफी है। दूरियां कितनी भी हों, दूरियां कितनी भी हों, पास होने का एहसास ही काफी है। तन्हा जिंदगी की राहों में कदमों का एहसास ही काफी है। कुछ हो ना हो, इन एहसासों का एहसास जीने के लिए वजह काफी है। तो आप सबसे मैं पुनः मिलूंगी, और सचमुच बहुत चीजें रह गई आज कहने को, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इतना भी अवसर मिला, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी और बहुत सभी बहुत धन्यवाद, बहुत श्रोताओं की बहुत जिन्होंने धन्यवाद। धैर्यपूर्वक मुझे सुना। और बस सब अपना स्नेह और आदर इसी प्रकार मेरे प्रति ही व्यक्त करते रहें। बस मुझे और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम करता हूँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सबको। मित्रों, क्या क्या याद करूं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ वाशिंगटन अमेरिका से जुड़ी थी सुश्री अन्नदा पाटनी जी। उनसे हमने उनके जीवन के बारे में और उनका जो अनुभव रहा है अपने जीवन का, उनकी कविताएं सुनी और बहुत लंबी बातचीत हुई, और उन्होंने कुछ संस्मरण भी सुनाए। बहुत सुंदर रहा, बहुत बढ़िया रहा। मैं अब अपने मित्रों से अनुमति चाहता हूं कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।